नमस्कार। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तावना प्रस्तावना प्रियम्बल प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो सब जो प्रस्तावना है संविधान की भूमिका या परिचय, इसी को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमें जो संविधान के स्रोत हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। जो संविधान का स्वरूप है वह कैसा है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी भी हमें वहाँ से मिलती है, प्रस्तावना से मिलती है। संविधान के आदर्श क्या हैं, उसकी जानकारी भी हमें प्रस्तावना से मिलती है। और संविधान कब लागू हुआ था, अगर हमें यह भी जानना हो कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तब भी हमें प्रस्तावना को ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यह पेश किया। यह उसी दिन पास नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर लिया गया और यही बाद में भारतीय संविधान में शामिल होकर भारतीय प्रस्तावना बना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय प्रस्तावना यानी संविधान में क्या लिखा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी? प्रस्तावना में। क्योंकि संविधान एकदम आप नहीं पढ़ सकते। यदि आपको मोटे तौर पर जानना है कि हमारा संविधान कैसा है तो हम प्रस्तावना को देख लें। प्रस्तावना में जो दी गई हैं, जो 80 से 90 समथिंग शब्द होंगे, उनको आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाए संविधान में क्या है, हमारा संविधान कैसा है। संविधान का दर्पण कह सकते हैं हम प्रस्तावना को। इसके बाद हम देखेंगे हमारी संविधान जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारी थी पूरी प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? स्रोत कौन है? जनता है भारत की। जो संविधान सभा है उसने कहा कि हम भारत के लोग, यानी जो भारत की जनता है। ठीक है, तो स्रोत कौन हो जाएगा? भारत की जनता। हम भारत के लोग, भारत को एक। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो याद रखिए भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक यहां पे और एक यहां पे।
कितनी? 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। हम भारत के लोग, इसके बाद हम देखेंगे जो संविधान का स्वरूप है, स्वरूप वह कैसा है। तो भारत के संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व सोवरेन, सोवरेन, इसको इंग्लिश में सोवरेन कहेंगे। समाजवादी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, सेक्युलर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य यानी रिपब्लिक या रिपब्लिकन। तो यह है भारतीय संविधान का स्वरूप। तो इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब है कि भारत अपने बाह्य निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम है। भारत किसी भी बाहरी शक्ति से दबा हुआ या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। भारत अपने निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम है। जैसे कि अभी भारत ने रूस से S-400 खरीदा, तो अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की चेतावनी दी कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम जिससे चाहेंगे उससे खरीदेंगे, जिससे मित्रता चाहेंगे उससे मित्रता करेंगे, जिससे हथियार चाहेंगे उससे हथियार खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भारत पूर्ण रूप से संप्रभु है। संप्रभु का मतलब अपनी मन की करना, अपनी मर्जी के अनुसार चलना। इसके बाद हम देखेंगे समाजवादी। समाजवाद मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा। समाजवादी मतलब कि जो राज्य है वह सामाजिक हित में व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य के संसाधन हैं उनको समाज के हित में उपयोग करेगा। समाजवाद मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। समाजवाद एक तो होता है आपका साम्यवादी समाजवाद, पर एक होता है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये साम्यवादी समाजवाद है। इसमें जो उत्पादन के समस्त साधन होते हैं, समस्त व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। वर्तमान में इसका उदाहरण है चाइना, चाइना। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों उपस्थित रहते हैं। राज्य भी रहता है इसमें और निजी क्षेत्र भी रहते हैं। तो यह जो नेहरू थे, अपने पंडित नेहरू, इनकी विचारधारा से प्रभावित है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लोकतांत्रिक समाजवाद का, जैसे यह भारत में है, यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके नजदीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नजदीक है लोकतांत्रिक समाजवाद, क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र इसमें उपस्थित रहते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, यानी कि भारत है वह पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का जो राज्य है वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और जितने भी, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है आपकी धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष, यानी धर्म से अलग। यहां पे ये ध्यान देने योग्य है कि जो पंथ निरपेक्षता है यह भारत के संदर्भ में है, और जो धर्मनिरपेक्ष है, इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द है दोनों के लिए, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष है इसका विकास हुआ था यूरोप में 14वीं-15वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि वहां पे चर्च और राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। जो चर्च चाहता था कि हमारी सत्ता कायम रहे, और जो राजतंत्र थे, राजा चाहते थे कि हमारी सत्ता रहे। तो इस वजह से इनमें, जैसे बोंदो था उनमें, तो बोंदो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मैकियावली भी था, मैकियावली ने तो कहा था कि चर्च को राज्य पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य को चर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। तो धीमे धीमे इसका धर्म के विरोध में विकास हुआ, इसलिए इसको जो यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म से एकदम अलग है। धर्म और राज्य अलग अलग होंगे, और भारत में अलग अलग नहीं बल्कि समानता, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो अपने धर्म को मानना चाहता है वह मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे लोकतांत्रिक। भारत कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक, यानी यहां पर किसका शासन है? जनता का शासन है। जनता कभी भी अपने निर्णय के द्वारा किसी भी सरकार को बदल सकती है। और लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र के लिए जो आपकी अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है, अब्राहम लिंकन जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसकी डेफिनेशन है लोकतंत्र के बारे में? अब्राहम लिंकन की। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? डेमोक्रेसी यह होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यह मुख्यतः वहां पर होती है जहाँ के नागरिक बहुत पढ़े लिखे हों, जनसंख्या कम हो, भूभाग की दृष्टि से छोटा हो। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं। इसमें रेफरेंडम इनिशिएटिव
रिकॉल आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, यानी जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जो जनता होती है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन में भाग लेती है। यानी कि जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जाकर कानून का निर्माण करते हैं या राष्ट्र प्रमुख का चयन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गणराज्य या गणतंत्र। रिपब्लिक। भारत संविधान प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत गणतंत्र होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो भारत का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वह संवैधानिक प्रमुख निश्चित अवधि के लिए यानी 5 वर्ष के लिए। भारत में राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। तो निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आपको पता हो, जो भारत में 2 प्रधान होते हैं। जो वास्तविक प्रधान होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह चुनते हैं। इसका चुनाव जो राष्ट्रपति होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए होता है। हालांकि यह दोबारा भी बन सकता है, लेकिन चुनाव के द्वारा बनेगा। और जो ब्रिटेन में जो राजा होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वह वंशानुगत होता है। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं करवाया जाता, राजा का बेटा ही राजा बनता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जो वास्तविक सत्ता होती है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है संविधान की। उद्देश्य में हम बात करेंगे न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी और समता, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी बंधुता। तो देखिए, जो न्याय है, भारतीय, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है। तो यह 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है। कौन कौन से न्याय हैं इसमें है आपके, पहला है सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका आर्थिक न्याय। और तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे कितने 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है भारतीय प्रस्तावना। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पे है? एक तो प्रस्तावना में है, दूसरा जो भारत जो आपके जो संविधान है उसके आर्टिकल है
38 उसमें भी क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो किस किस जगह पे है, एक तो प्रस्तावना में है और दूसरी जगह कहां पे है, डीपीएसपी में है। और इसके बाद इसको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो सामाजिक न्याय है, इसके तहत समाज में जो सरकार होगी वह समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, सभी को समानता की दृष्टि से देखेगी। दूसरा, जो आर्थिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसा न जमा हो जाए। तो आर्थिक क्षेत्र में भी बराबरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पे। हालांकि यह संभव नहीं है, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी जो योग्य है, टैलेंटेड है, उससे छीनकर किसी और को पैसा दे दें उसका, ठीक है। और राजनीतिक न्याय यानी कोई भी व्यक्ति राजनीति में भागीदार करने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति राजनीति में भागीदारी कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, चाहे धर्म हो, लिंग हो, किसी भी कैसे भी हो, बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता। भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। आप इनको सीक्वेंस वाइज याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसा पैटर्न बन रहा है कि आपसे सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित, या फिर आपको अभिव्यक्ति पहले रख देगा, विश्वास बाद में रख देगा, सबसे बाद में रख देगा, धर्म पहले रख देगा। तो आपसे पहला कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। विचार इंग्लिश में थोड़ा देख लें, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ और वर्शिप। यानी कि सभी को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। हालांकि स्वतंत्रता इतनी ही प्रदान की गई हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मुस्लिम है, वह मुस्लिम धर्म को फॉलो करे। अगर मुस्लिम नहीं चाहता कि मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करूं, तो वो नहीं चाह, उस पर कोई लागू जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। कोई अगर नास्तिक बनना चाहे, हिंदू अगर चाहे नास्तिक, मैं सोचूं कि मैं नास्तिक बन जाऊं तो मैं नास्तिक बन सकता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आप नास्तिक नहीं बन सकते। सभी को अधिकार, सभी को स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिससे कि व्यक्ति को अपने विकास करने में आसानी हो, जिससे कि कोई व्यक्ति है अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। स्वतंत्रताएं इसलिए दी गई हैं भारतीय संविधान। और हाँ, यहाँ पे एक और देखिए, स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? एक तो किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। और इनके अलावा जो आपका आर्टिकल है 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्रताएं हैं भारतीय संविधान के द्वारा दी गई हैं, उनका उल्लेख कहां कहां पर किया गया है। तो एक तो प्रस्तावना में और दूसरा फंडामेंटल राइट्स में या अनुच्छेद 19 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे समता, इक्वेलिटी। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है।
कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ये दोनों, ठीक है। तो प्रतिष्ठा, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी, और अवसर, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी लोक नियोजन में। जैसे कि एक तो इसका उल्लेख कहां पे है अवसर की समानता का? अनुच्छेद 16 में है, आपको पता हो 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि जो आर्टिकल है, जो आप कहेंगे कि जो आरक्षण है वह इसका फिर उल्लंघन है, नहीं, आरक्षण है क्योंकि जो लोग हैं वो सोशल, जो सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी कि जो देश के लोग हैं वह आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें, और जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो बंधुता का उल्लेख कहां कहां पर है? एक तो आपकी प्रस्तावना में उल्लेख है, प्रस्तावना में, और दूसरा कहां पे है? दूसरा है आपका जो आपका भाग 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बंधुता है, इसका उल्लेख कहां कहां पर किया गया है या कहां किया गया है? तो पहला उल्लेख किया गया है आपका प्रस्तावना में, और दूसरी जगह कहां पे है? 4A, यानी कि फंडामेंटल राइट्स 4A। के बाद हमें प्रस्तावना से जानकारी मिलती है संविधान का लागू होना। अगर हमें यह जानना हो कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? प्रस्तावना को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद रखिए कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, उस समय टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कई जगह पर आपको 15 लिखे हुए मिलेंगे, तो 15 नहीं है, 16 है, क्योंकि इनका जो 15 थे, इनके नाम किसमें बताए गए थे? अनुच्छेद 394 में। अनुच्छेद 394 में बताया गया है कि यह कौन से 15 आर्टिकल हैं जो लागू किए गए हैं, तो ये इसको 394 को भी इसमें काउंट करते हैं। इसके बाद आपको पता हो कि संविधान में संशोधन एक बार किया गया है अभी तक। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। प्रस्तावना में संशोधन कब? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो हमारी संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता ये सब 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से?
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहां पर प्रश्न ये उठता था पहले कि क्या भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए 1960 में एक केस आया, बेरूवादी केस, जो मुख्यतः भारत बांग्लादेश से संबंधित था। बेरूवादी केस। तो इस केस में प्रस्तावना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है प्रस्तावना। जो बेरूवादी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, और जब भाग नहीं है तो संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद, इसके 13 साल बाद 24 अप्रैल 1973 एक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी, 13 जज थे। अभी तक जितने भी संवैधानिक पीठ बनी है उनमें सबसे बड़ी पीठ थी, और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सीकरी, यह मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संसद उसमें संशोधन कर सकती है। इसी का लाभ उठाते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो मूल संविधान था, निम्नलिखित में से आपको 4-5 शब्द दे दिए जाए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल नहीं थे? या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 या 1 दे दें कोई। इसके बाद एक और केस आया, तो यहां पर संविधान में प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति मिल गई। इसके बाद 1994 में एक बोम्बई केस आया। बोम्बई केस, यह कौन थे? यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और यहां पर केंद्र सरकार ने 356 का प्रयोग करते हुए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो यह सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम, यहां पे भी प्रस्तावना के बारे में एक चीज निकल के आई। यहां पर क्या कहा इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को आधारभूत संरचना कहा है? तो एसआर बोम्बई केस। और प्रस्तावना का क्या यूज है? प्रस्तावना में जैसे कि यदि हमें यह समझ में नहीं, जैसे कई अनुच्छेद हैं, बहुत रूप से अस्पष्ट समझ नहीं सकते उनको कि जो अनुच्छेद है वह क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे में यदि अनुच्छेद सही से समझ में ना आए तो उसकी जगह पर हम प्रस्तावना को रख सकते हैं, प्रस्तावना से सहायता ले सकते हैं कि प्रस्तावना में जो तत्व दिए गए हैं उनके आधार पर काम करना चाहिए हमें। इसके बाद हम कुछ टिप्पणियां देखेंगे कि कुछ टिप्पणियां भी की गई थी प्रस्तावना पर। तो आपके एक संविधानविद थे, N.A. पालकीवाला,
इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो ऑप्शन है किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। इसके बाद एक और विद्वान हुए आपके जो संविधान सभा में सदस्य थे, K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, इन्होंने इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है। भारतीय संविधान की जन्म कुंडली क्या कहा है, किसने कहा है, K.M. मुंशी ने। और N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। और एक थे आपके ठाकुर भार्गव, इन्होंने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है, किसने, ठाकुर भार्गव ने। और आज हम जो हमारी प्रस्तावना की आज क्लास थी वह यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।